हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाइब्रेंट बैंकर। फ्रेंड्स, यहाँ इस वीडियो में हम सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल कोर्स के मॉड्यूल ए का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। पहले के वीडियो में हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है जो JIIB या CIIB की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और शेयर उन फ्रेंड्स के साथ भी करें जो कि JIIB CIIB की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए भी यूज़फुल है। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको CCP का कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करूँगी और बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी, तो इस वीडियो को मैंने थोड़ा अपडेट किया है। आई होप आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आपका फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और अगर पसंद आता है तो चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा। ये मुझे बिल्कुल मोटिवेट करेगा आगे और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाने के लिए। तो ठीक है फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो है टाइप्स ऑफ बोरोवर एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़। तो फ्रेंड्स, इसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ बोरोवर्स के बारे में, किस किस टाइप के बोरोवर्स रहते हैं जो कि हम बैंक के पास लोन के लिए अप्रोच कर सकते हैं। तो इसमें जो टाइप्स ऑफ बोरोवर हैं यहाँ पर मैंने लिस्ट किए हैं। फर्स्ट है आपका इंडिविजुअल, उसके बाद एजेंट, अटॉर्नी, जॉइंट बोरोवर्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF जिसको बोलते हैं, प्रोप्राइटरशिप फर्म भी आपको आते हैं लोन के लिए, पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, लिमिटेड कंपनीज होती हैं, इसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। और भी और कंपनीज या एंटिटीज़ हो सकती हैं, जैसे सोसाइटीज़ हुई, एसोसिएशंस हुए, ट्रस्ट हुए, NGOs हुए, वो भी आपके टाइप्स ऑफ बोरोवर में आते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आपका टाइप्स ऑफ बोरोवर में फर्स्ट टाइप है वो है इंडिविजुअल। तो इसमें आप पढ़ेंगे कि इंडिविजुअल में भी कई तरह के व्यक्ति होते हैं जो कि लोन के लिए अप्रोच कर सकते हैं। तो कोई भी जब आप लोन करते हैं तो वो जो लोन रहता है वो बैंक के और बोरोवर के बीच में या कस्टमर के बीच में एक रिलेशनशिप बनाता है, और उस रिलेशनशिप जो होता है वो एक ऑफिशियल रिलेशनशिप होता है और जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में होता है। तो जब भी आप कस्टमर के लोन देते हैं या कस्टमर से सपोज डिपॉजिट लेते हैं, तो दोनों ही केस में आपका कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनता है और साथ में ही एक कॉन्ट्रैक्ट भी बनता है। तो ये जो आपका कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जो डिफ़ाइन किया गया उसके अकॉर्डिंग जो कस्टमर है वो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि कैसा होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, है ना। फर्स्ट जो कंडीशन उसके अकॉर्डिंग जो कस्टमर है वो मेजर होना चाहिए, साउंडफुल माइंड का होना चाहिए, और उसको किसी भी तरह से इंसॉल्वेंट नहीं कहा गया हो, मतलब उसकी वो इंसॉल्वेंट नहीं हो, ये कंडीशन होती है। साथ में जब आप उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हैं उसके साथ, तो वो जो है व्यक्ति वो ड्रंक्ड नहीं होना चाहिए, मतलब उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो सही होना चाहिए, ड्रंक्ड नहीं होना चाहिए, या वो उसने किसी भी इस तरह की ड्रग्स वगैरह नहीं ले रखी हो जिसकी वजह से कि वो उसका माइंड कॉन्शियस ना हो। तो ये आपको ध्यान रखना जब भी आप उसके कस्टमर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट डील करते हैं, साइन करते हैं तब। और सेकंड जो कंडीशन रहती है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तब आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है जब जो कस्टमर हो वो कैपेसिटी में हो, कैपेसिटी की जो कंडीशन अभी हमने डिस्कस की वही होती हैं, और साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट हो वो कैसा हो, इन्फोर्सेबल हो, मतलब जिसको कि आप जिसको कि कोर्ट में पेश किया जा सके, जिसके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन लिया जा सके, तो ये इन्फोर्समेंट होता है।
तो फ्रेंड्स फर्स्ट टाइप है आपका इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल की वही कंडीशंस हैं कि कस्टमर मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, साउंडफुल माइंड का होना चाहिए और उसने कोई ड्रंक वगैरह नहीं किया हो जब उसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हो, मतलब वो अपने सेंसेस में हो और कोई भी ड्रग वगैरह के कारण भी वो आउट ऑफ सेंस ना हो, उसके दिमागी हालत ठीक हो। तो फ्रेंड्स इसमें अभी हमने पढ़ा था कि कोई भी कस्टमर जो है वो कैसा हो कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम, माइनर नहीं हो, मेजर हो, ये हमने पढ़ा। एक मिनट, पर्सन कैसा होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर पढ़ा। तो कौन सा व्यक्ति माइनर कहलाता है, मतलब वो व्यक्ति जिसने कि 18 ईयर की एज को कंप्लीट कर लिया हो वो कहलाएगा मेजर, और जिसने 18 जो की ईयर को नहीं कंप्लीट हो, माइनर जो है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता है। और अगर आपने उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, वॉइड होगा, मतलब वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो इनवैलिड होगा, आप उसको कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। उसके बाद जो कोई भी अगर आप उसके का एसेट को प्लेज कर रहे हैं ऐसी कंडीशन में, तो उस पर जो है कोई भी लोन नहीं देंगे आप उसकी कंडीशन में, ठीक है। और अगर आपने लिया भी है तो आप उस पर कोई अप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपने कोई ऐसा एडवांस ग्रांट किया है माइनर को कि जिसमें कि कोलेटरल गारंटी ली है थर्ड पार्टी की, तो इसमें भी क्या होगा कि जो लीगल रेमेडी है उस लोन को कवर करने की वो क्या होगी, अवेलेबल नहीं होगी क्रेडिटर के पास। क्यों? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसा है, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो भी कैसा हो जाएगा, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट मतलब लोन जो है माइनर को दिया है ना, और भले उसमें थर्ड पार्टी गारंटी ली है जो कि कैसा है, वो मेजर है, लेकिन इस केस में भी आप जो है उसमें लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है, वॉइड एब इनिशियो है, शुरुआत से ही वो खराब है, क्यों, लीगल नहीं है। तो इस केस में अगर आपकी जो गारंटी भी होगी थर्ड पार्टी गारंटी, वो भी कैसी होगी, इनवैलिड होगी, उसके अगेंस्ट भी आप कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो ये माइनर की कंडीशंस होती हैं। अब किन कंडीशंस में माइनर को हम लोन दे सकते हैं? तो माइनर जो है अभी हमने पढ़ा कि उसके साथ आप कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं लोन का जब तक कि उसने अपनी 18 ईयर की एज कंप्लीट नहीं कर ली हो। लेकिन फिर भी कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें कि हम व्यक्ति को, माइनर को लोन दे सकते हैं। वो कंडीशंस होती हैं नेसेसिटीज़, है ना। किसी भी नेसेसिटीज़ की कंडीशन में व्यक्ति को लोन दिया जा सकता है, जैसे कि एजुकेशन पर्पज़ से उसको लोन दे सकते हैं, क्लॉथिंग के लिए लोन दे सकते हैं, एजुकेशन के लिए, क्लॉथिंग के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, शेल्टर के लिए, या कोई भी और ऐसे ही जो ज़रूरी उसके लिए हो, वो केसेस में आप उसको अगर लोन देते हैं तो वो कैसा होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसके सेक्शन 68 में डिफ़ाइन किया गया है कि कोई भी माइनर की प्रॉपर्टी है, मतलब कोई भी माइनर इस ऊपर के केसेस में जो है वो लायबल होगा लोन के लिए। तो ये जो केस है उसमें जो लोन है वो किसके द्वारा दिया जाएगा, मतलब दिया तो जा रहा माइनर को, लेकिन उसके बिहाफ में गार्जियन को दिया जाएगा। तो गार्जियन कौन कौन होंगे वो भी अलग अलग लॉ में अलग अलग डिफाइन किए गए हैं। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग माइनर का गार्जियन कौन होता है, उसके फादर होंगे, और अगर जैसे फादर नहीं होते हैं तो मदर होंगी, ठीक है। अगर फादर और मदर दोनों नहीं होते तो फिर कोई और गार्जियन होता है, जिसको कि क्या बोल सकते हैं हम, टेस्टामेंटरी गार्जियन बोलते हैं, जो कि मदर फादर की डेथ के बाद एक्टिवली होता है, ठीक है। या जो मदर फादर रहते हैं वो अपनी विल में उनको डिफाइन करते हैं, वो आपके क्या होते हैं, टेस्टामेंटरी गार्जियन होते हैं।
फिर मोमडन लॉ में गार्जियन को क्या डिफाइन किया गया है, तो मोमडन लॉ के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट गार्जियन होंगे वो आपके होते हैं कस्टमर के फादर, माइनर के फादर सॉरी, और या फिर कोई भी जो फादर ने एग्जीक्यूट किया हो उसकी विल में, मतलब उन्होंने किसी को अपॉइंट किया हो एज ए गार्जियन, तो वो होगा। और अगर इन केस फादर नहीं रहते हैं तो फादर के फादर उसमें नेचुरल गार्जियन कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप समझ लें कि जो हिंदू फैमिली होती है, हिंदू लॉ है, उसके अकॉर्डिंग फादर नहीं है तो मदर, लेकिन मोमडन लॉ में क्या होता है, फादर नहीं है तो फादर के फादर जो है वो नेचुरल गार्जियन होंगे। और क्रिश्चियन लॉ या पारसी लॉ में क्या होता है कि ये कोई भी नेचुरल गार्जियन वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। यहाँ पर जो भी गार्जियन है वो कोर्ट डिसाइड करती है, कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, वही क्या कहलाता है, क्रिश्चियन लॉ के अकॉर्डिंग या पार्शियन लॉ के अकॉर्डिंग माइनर का गार्जियन कहलाता है। फ्रेंड, जब भी आप कोई लोन ग्रांट करते हैं माइनर्स के बिहाफ में, तो आपको उस केस में डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करवाना चाहिए गार्जियन से, क्योंकि अगर वो आपके डॉक्यूमेंट सही से नहीं होंगे, एग्जीक्यूट नहीं होंगे, तो आप उस लोन के अगेंस्ट कोर्ट में कोई केस दायर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो माइनर के लिए हुआ है। इसलिए जो गार्जियन है उससे जब लोन आप साइन करवाएं तो पूरे हर चीज़ को कंफर्म करते हुए ही अपने डॉक्यूमेंट लोन को कंप्लीट करें। फ्रेंड, थर्ड जो इंडिविजुअल टाइप है वो है मैरिड वुमेन लॉ। ठीक है, तो कोई भी मैरिड वुमेन लोन के लिए एलिजिबल है ना, और वो जो है वो कैसी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट से मतलब ये है कि वो खुद इस चीज़ के लिए मतलब वो खुद लोन लेना चाह रही हो, इसका ये मतलब है। और यहाँ पर ये भी देखना है कि जो बोरोइंग्स वो लेना चाह रही हैं या जो लोन वो लेना चाह रही हैं उसको रीपे करने की उसकी एबिलिटी है कि नहीं, ये हमें चेक करना होता है। सॉरी। साथ में लोन देने के पहले आपको ये भी इंश्योर करना चाहिए कि उसके पास सफिशिएंट खुद के एसेट हैं कि नहीं, जिससे कि आप लोन को कवर कर पाएँ, तो ये भी आपको इंश्योर करना होता है। और अगर कोई मैरिड कपल को आप लोन दे रहे हैं, है ना, हस्बैंड वाइफ दोनों को दे रहे हैं, तो इसमें आपको ये इंश्योर करना है कि वो दोनों कैसे होने चाहिए, उसमें को बोरोवर्स होने चाहिए। अगला है पर्दा नसीन वूमेन। पर्दा नसीन वूमेन को भी बैंक जो है लोन देने से मना नहीं कर सकता है। पर्दा नसीन वूमेन मतलब जो अपना चेहरा नहीं दिखाती हैं, उनको पर्दा नसीन वूमेन बोल सकते हैं। तो बैंक ऐसे व्यक्तियों को लोन देने से मना नहीं कर सकती है। आप अपने लोन को सिक्योर करने के लिए उनसे कोलेट्रल डिमांड कर सकते हैं, बट आप अगर वो एलिजिबल हैं तो लोन आपको देना होगा। बैंक को ये भी इंश्योर करना हो चाहिए कि वो उनका जो ट्रांजैक्शंस है ना, अकाउंट्स के जो ट्रांजैक्शन हैं वो किसके द्वारा मेंटेन किए गए हैं, और जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके रिकॉर्ड को भी अच्छे से मेंटेन करना चाहिए और अच्छे से चेक करना चाहिए। और हर ट्रांजैक्शन मतलब लोन देने के बाद भी हर ट्रांजैक्शन जो है वो कैसा होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट पर्सन के द्वारा विटनेस्ड होना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो कभी भी रिफ्यूज़ भी कर सकता है कि नहीं मैंने नहीं किया है ट्रांजैक्शन, क्योंकि आप उसका फेस हर बार नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो पर्दा नसीन वूमेन है। तो इसलिए आप जब भी वो कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या लोन का भी या कोई भी, तो आपको उस केस में एक विटनेस लेना चाहिए, और वो विटनेस कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट विटनेस होना चाहिए। साथ में यहाँ पर जो बैंक ऑफिसर हैं या आप हैं उनको बहुत ज़्यादा केयरफुली इसको कंडक्ट करना चाहिए, और हमेशा आपकी प्रेजेंस में ही इंडिपेंडेंट विटनेस से साइन होने चाहिए। साथ में जो सारे ट्रांजैक्शंस हैं वो कैसे होने चाहिए, उस इंडिपेंडेंट पर्सन के द्वारा वेरीफाइड होने चाहिए। और वो जो है वो पर्दा नसीन वूमेन को साथ में एक्सप्लेन करेंगे उसके बारे में और उसका कंसेंट लेंगे। ये पर्दा नसीन वूमेन के केस में आपको इतनी केयर थोड़ी करनी होती है जब भी कोई ट्रांजैक्शन या लोन एग्रीमेंट होता है तब के लिए।
नेक्स्ट है इलिटरेट पर्सन। इलिटरेट पर्सन मतलब कि जो पढ़ लिख नहीं सकते और जो साइन नहीं कर पाते हैं, उनके केस में क्या होता है कि उनको आप लोन दे सकते हैं और वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो जो एग्जीक्यूशन करेंगे डॉक्यूमेंट का, वो किसके थ्रू करते हैं? थंब इम्प्रेशन के थ्रू करेंगे, है ना। वो साइन ना करके क्या लगाते हैं, अपने अंगूठे का निशान लगाते हैं। तो वो उस केस में भी जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। और अगर कोई व्यक्ति जैसे अंगूठे का निशान लगाता लेकिन उसके का दोनों हाथ नहीं है, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वैलिड है। इस केस में वो क्या करेगा, अपना फुट थंब इम्प्रेशन भी लगा सकता है। तो हमको एज अ बैंकर इस केस में भी, इलिटरेट केस में भी बहुत ज़्यादा जो है ध्यान रखना होता है। डॉक्यूमेंट्स लेते समय एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है। और जो इलिटरेट पर्सन रहते हैं उसको आपको डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के सुनाना चाहिए, सारी टर्म्स एंड कंडीशन। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो भी एग्जीक्यूशन है या जो भी ट्रांजेक्शन होगा, वो हमेशा किसी विटनेस के प्रेजेंस में होना चाहिए। और उन विटनेस का भी आप नाम और एड्रेस अपने रिकॉर्ड्स में सेव करके रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एजेंट। तो एजेंट क्या होता है? एजेंट कोई भी व्यक्ति अपने किसी पर्टिकुलर एक्ट के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को असाइन करता है या एम्प्लॉय करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम एजेंट बोलते हैं। जो एजेंट रहता है या एजेंसी जो वर्ड है, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही डिफ़ाइन की गई है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 182 में एजेंसी को डिफ़ाइन किया गया है। तो एजेंसी या एजेंट क्या होता है? जो कि अपने किसी दूसरे व्यक्ति के बिहाफ में वर्क करता है। तो उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल बोलेंगे। और जो दूसरा व्यक्ति एक्ट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? एजेंट बोलेंगे। ठीक है। जिसने किसी को अपॉइंट किया है वो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। और जिसको अपॉइंट किया है जो कि उसके बिहाफ में वर्क करने वाला है, वो क्या हो जाएगा? आपका एजेंट हो जाएगा। तो ये जो एग्रीमेंट है या ये जो उन्होंने काम सौंपा है किसी और को अपने बिहाफ में करने के लिए, ये जो है वो लीगली होता है। और इसके लिए एक एजेंसी डीड साइन की जानी चाहिए। और जो एजेंट रहता है वो किसी पर्टिकुलर एक्ट के लिए ही डिफ़ाइन किया जाता है, लेकिन कुछ इमरजेंसी कंडीशन में जो है वो और भी जो पर्पस हैं उनके लिए भी वो वर्क कर सकता है, लेकिन ये कंडीशन है इमरजेंसी की कंडीशन में। तो फ्रेंड्स, जब भी आप एजेंट्स वगैरह को कॉल मतलब किसी एजेंट के केस में लोन करते हैं, तो आपको हमेशा जो एजेंसी डीड है उसको चेक करना चाहिए और एजेंसी डीड की टर्म्स एंड कंडीशंस को भी पढ़ना चाहिए कि किस एक्सटेंट तक जो है उसको एजेंसी अथॉरिटी दी गई है। और अगर उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन प्लेस्ड है तो आपको जो है वो प्रिंसिपल के अप्रूवल के बिना उसको उस पर्टिकुलर काम के लिए नहीं मतलब उससे उस चीज़ के लिए ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं करना चाहिए। तो जिस एक्सटेंट तक उसको एजेंसी दी गई है उस काम तक ही हमको उसको ट्रांजैक्शन अलाउ करना चाहिए, उसके बियॉन्ड नहीं करना चाहिए। और इनके जनरली आपको ये जो एजेंसी है वो हमेशा उसके अगेंस्ट कोई भी लोन करने के पहले प्रिंसिपल जो है उससे भी अप्रूवल लेना चाहिए या उस एजेंसी को वेरीफाई करना चाहिए। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, है ना, सॉरी, तो जो एजेंसी है वो कब टर्मिनेट मानी जाएगी, किस कंडीशन में एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी? जैसे आपने लोन दे दिया है ना, फिर कुछ ऐसी कंडीशन बनी कि अब वो एजेंसी वर्क नहीं करेगी, तब के केस में तो ऐसे क्या कंडीशंस हो सकती कि जो प्रिंसिपल है उसने क्या करा है कि उसकी अथॉरिटी को रिवोक कर दिया है ना, जिसने असाइन किया था उस एजेंट को उसने उसको रिवोक कर दिया। तो यहाँ पर जो एजेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी। जो एजेंट है उसने क्या कर दिया कि वो अब उस एजेंसी के बिजनेस को या काम को नहीं करना चाहता, तब एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। थर्ड है कि जो एजेंसी मतलब एजेंसी का बिजनेस कंप्लीट हो गया, मतलब जिस काम के लिए उसको वो सौंपा गया था करने के लिए वो काम वो कंप्लीट हो गया, तो अब वो जो है एजेंसी कंप्लीट हो चुकी है, उसका काम पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर भी जो एजेंसी डीड है वो
कंप्लीट हो जाएगी और टर्मिनेट हो जाएगी। या दोनों में से कोई एक ख़त्म हो जाता है, या तो प्रिंसिपल ख़त्म हो जाता है या एजेंट ख़त्म हो जाता है, या दोनों में से कोई एक इंसॉल्वेंट हो जाते हैं या अनसाउंडफुल माइंड के हो जाते हैं, तब भी जो है वो एजेंसी कैसी मानी जाएगी, टर्मिनेट मानी जाएगी। और इसमें फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो लोन है वो आपने किसको दिया है, एजेंट को दिया है जैसे, लेकिन उसमें जो भी लाइबिलिटीज़ बनेंगी है ना, उसके लिए क्या होता है, प्रिंसिपल जिम्मेदार होता है। एजेंट ने कुछ भी करा है लेकिन उसके लिए जिम्मेदार कौन रहेगा, प्रिंसिपल रहेगा। क्यों? क्योंकि वो उसने जो भी एक्ट्स परफॉर्म किए हैं वो किसके बिहाफ में परफॉर्म किए हैं, प्रिंसिपल के बिहाफ में परफॉर्म किए हैं। तो ये भी एक चीज़ रहती है कि एजेंट के केस में जो भी लाइबिलिटीज़ रहेंगी वो किस पे लाई करती हैं, प्रिंसिपल पे लाई करती हैं। नेक्स्ट है आपका अटॉर्नी। अटॉर्नी क्या होता है, ये भी सिमिलर टू एजेंट होता है। इसमें भी कोई व्यक्ति क्या रहता है, अपने किसी स्पेसिफिक या जनरल वर्क के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट करता है, तो वो जो व्यक्ति है वो क्या कहलाता है, अटॉर्नी कहलाता है। इस केस में भी क्या रहता है कि एक डॉक्यूमेंट जो है वो साइन किया जाता है किसके थ्रू, जो कि स्टैम्प्ड होता है और रजिस्ट्रार ऑफ डॉक्यूमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड होता है, और जो नोटरी रहता है, पब्लिक नोटरी, उसके द्वारा अटेस्टेड रहता है, जिसमें कि जो अटॉर्नी असाइन किया गया है उसकी सारी पावर्स को लिखा जाता है उसमें। तो जो पावर ऑफ अटॉर्नी रहता है वो क्या रहता है, एक फॉर्मल अथॉरिटी दी जाती है एक डीड के थ्रू एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को, जो कि उसका कैसे एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव की तरह या एक एजेंट की तरह वर्क करेगा। तो इधर बस जो है वो सिमिलरिटी है थोड़ा एजेंट और अटॉर्नी में, लेकिन एजेंट जो रहता है वो कई मल्टीपर्पज़ वर्क के लिए भी असाइन किया जा सकता है, लेकिन जो अटॉर्नी रहेगा वो वही जो है वर्क कर सकता है जो कि उस डीड में असाइंड होंगे, वही काम जो है वो किया कर सकता है। ठीक है, तो जो पावर है वो कब कहाँ तक है, उसकी उस जो डॉक्यूमेंट है पावर ऑफ अटॉर्नी उसी तक ही, और जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो रिस्ट्रिक्टेड भी रहती है उसी डॉक्यूमेंट तक, और उसके बियॉन्ड उसकी पावर नहीं जा सकती। तो जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो कैसी हो सकती है, स्पेसिफिक या जनरल होती है। जब भी आप कोई लोन प्रपोजल करते हैं है ना, अगर कोई पावर ऑफ अटर्नी बेस्ड कोई लोन प्रपोजल करते हैं तो आपको हमेशा जो है उस डॉक्यूमेंट को क्या करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए कि वो एग्जिस्टेंस है कि नहीं, कि उसको जो प्रिंसिपल है उसकी प्रेजेंस में उसको वेरीफाई करना चाहिए। साथ में ये भी देखना चाहिए कि उसमें कोई रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज तो एग्जिस्टिंग नहीं है। अगर वो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है तो उस क्लॉज को भी देखना चाहिए कि क्या रिस्ट्रिक्शंस उसमें दिए गए हैं। तो फर्स्ट तो आपको ये देखना चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं उसको लोन दे रहे हैं, तो फर्स्ट ये देखना चाहिए कि जो पावर है वो उसके है कि नहीं लोन लेने की, है ना। तो फर्स्ट आपको चेक करना है पावर टू बोरो और ओवरड्रॉ, ये आपका जो है क्लॉज उसमें इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। अगर ऐसी ये जो क्लॉज है उसमें नहीं है तो आपको उसको जो है उसको इंटरटेन नहीं करेंगे उस प्रपोजल को। ठीक है, सेकंड जो आपका क्लॉज हो सकता है वो है कि जो प्रिंसिपल है उसने ये लिख दिया है कि अगर वो कंट्री के बाहर है ना, अगर वो कंट्री के बाहर है तो जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो कैसी है, ऑपरेशनल नहीं होगी। तो इस क्लॉज को भी आपको देखना है कि ये कंडीशन नहीं उसमें दी हो कि ड्यूरिंग माय एब्सेंस फ्रॉम द कंट्री, क्योंकि आप हर केस में तो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि वो जो प्रिंसिपल है वो कंट्री में प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। तो कंडीशनल जो चीज़ें हैं उन पे आपको बहुत ध्यान देना है, जो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज पावर ऑफ अटॉर्नी में दिए गए हैं उन पर ध्यान देना है कि जो हमारे जो लोन एग्रीमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अगेंस्ट तो नहीं है। तो अगर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में है या हो सकता है, तो उस केस में आपको उस के प्रपोजल को इंटरटेन नहीं करना है, या फिर आपको उसको मॉडिफाई करवाना होगा उस डॉक्यूमेंट को। साथ में ये भी देखना है कि जो अटॉर्नी है ना, जिसको जो पावर दी गई है वो उसकी कैपेसिटी है कि नहीं, वो भी उसके रिगार्डिंग भी आपको उससे डॉक्यूमेंट एक जो है साइन करवाना चाहिए, और वो भी किसके साथ होगा, पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ।
फ्रेंड्स, जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो भी तभी तक वर्क करती है जब तक कि दोनों जो व्यक्ति हैं वो अलाइव होते हैं। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो डेथ के बाद सर्विस नहीं होती है। तो अगर डेथ हो जाती है ना, जिसने की पावर ऑफ अटॉर्नी दी है उसको, क्या जिसको प्रिंसिपल हम बोलते हैं, तो जो पर्सन है उसकी जो तो फ्रेंड्स, जैसा हमने एजेंसी के केस में पढ़ा था, सिमिलरली रूल इज पावर ऑफ अटॉर्नी में भी अप्लाई होता है कि अगर प्रिंसिपल और एजेंट में से कोई भी एक डेथ हो जाती है किसी भी एक व्यक्ति की, तो वो भी क्या होता है, इस केस में भी जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। ये आपको ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर आज इसका एक पार्ट 1 ख़त्म हो गया। सेकंड पार्ट में हम जो रेस्ट टाइप ऑफ बोरोवर्स बचे हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही उन फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर इसको शेयर कीजिए जो कि JIIB या CIIB की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक उनसे भी रिलेटेड है। और फ्रेंड्स, साथ में प्लीज़ आपके कमेंट्स ज़रूर करके मुझे फीडबैक दीजिएगा कि ये आपको वीडियो कैसा लगा और जो इम्प्रूवमेंट आज के वीडियो में था वो आपको सही लगा कि नहीं। थैंक यू सो मच।